नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सारे लोग बेहतर होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी प्रॉपर वे में। तो आज से शुरू हो रही है एक नई सीरीज जिसमें हम अपनी छोटी छोटी वीडियोस में आपको एक एक छोटे छोटे टॉपिक से अवगत कराएंगे। जी हाँ, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज से शुरुआत हो रही है मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर से। जी हाँ, तो आज से जो है बाबर से इस सीरीज की शुरुआत होगी। तो चलिए देखते हैं बाबर था कौन, कहां से आया, कैसे वो राजा बना, कैसे वो साम्राज्य का स्वामी बना और कैसे दुनिया के सबसे अमीर देश भारत, जिसे हिंद कहा जाता था, हिंद की सत्ता को अपनी मुट्ठी में करता है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम बाबर के बारे में। तो बाबर का जन्म होता है 14 फरवरी 1483 को। कहां पर? 14 फरवरी 1483 को ट्रांसआक्सियाना की एक छोटी सी रियासत थी फरगना, जहां का मालिक था उसका पिता उमर शेख मिर्जा। तो आखिर ये ट्रांसआक्सियाना है कहां? तो आप ये देखिए, आपका ये ईरान है, ये आपका पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के उत्तरी हिस्से में जो अरब का क्षेत्र है उसे ट्रांसआक्सियाना कहा जाता है। तो ट्रांसआक्सियाना की इस रियासत के स्वामी उमर शेख मिर्जा के घर एक बालक पैदा होता है 1483 में 14 फरवरी को, जिसे बाबर के नाम से जाना जाता है। बाबर का वास्तविक नाम भी बाबर मिर्जा ही था। वो बाबर जो है बादशाह नहीं था, बाबर मिर्जा था। तो उमर शेख मिर्जा, उसके पिता और माता थी कुतलुग निगार। तो आखिर उमर शेख मिर्जा कौन थे और कुतलुग निगार कौन थे, यह भी जानना उतना ही जरूरी है जितना बाबर के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि माता पिता कैसे थे इसका फर्क बच्चों पर जरूर पड़ता है। तो देखिए उसके माता पिता कौन थे और उसका फर्क बाबर पर क्या पड़ा। तो बाबर अपने पिता के पक्ष से तैमूर के वंश से था, पांचवा, तैमूर का पांचवा वंशज, पांचवी पीढ़ी था। खतरनाक आक्रांता। मातृपक्ष की वजह से देखें तो चंगेज खां, जी हां, जिसने जो है लाखों लोगों का खून बहाया था। तो दो खतरनाक आक्रांताओं के परिवार की उपज थी बाबर। जी हां, इसके द्वारा जो साम्राज्य स्थापित हुआ उसे मुगल साम्राज्य कहते हैं। ये मुगल साम्राज्य तुर्की नस्ल के चाकदाई वंश का था। तो चाकदाई क्या थी? चाकदाई एक शाखा है, चाकदाई शाखा इसी तुर्की नस्ल की शाखा है, जो चंगेज खां के दूसरे पुत्र के नाम पर इसका नाम पड़ा था। तो इसीलिए बाबर को चाकदाई तुर्की कहा जाता था, या बाबर द्वारा स्थापित वंश को चाकदाई तुर्की वंश कहा जाता था। तो बाबर के पिता उमर शेख फरगना की एक छोटी सी जागीर के जागीरदार थे, लेकिन मौत कभी भी आ सकती है। तो चाकदाई वंश के इस शासक की मौत होती है। जी हां, उमर शेख मिर्जा की मौत होती है। कब? उमर शेख मिर्जा की मौत होती है 8 जून 1494 को। और इस समय बाबर मात्र 12 वर्ष का था। तो उत्तराधिकारी तो यही बनेगा, बालक तो था ही, सबसे बड़ा पुत्र भी था। तो बाबर जो है अपने पिता के द्वारा स्थापित इस फरगना रियासत की गद्दी पर बैठा, उस फरगना रियासत की जिसकी राजधानी आदीजान थी। क्लियर? तो अब एक छोटा सा बालक अगर किसी साम्राज्य का स्वामी बने तो वहां के जो आक्रांता रहे होंगे उनकी नजर इस साम्राज्य पर जरूर पड़ेगी, और नजर पड़ी सैबानी खां की। जी हां, 1502 में वहां पर एक भयंकर आक्रांता सैबानी खां ने अटैक किया और एक युद्ध हुआ सरेपुल का। मजबूर होकर के बाबर को फरगना छोड़कर भागना पड़ा। तो बाबर फरगना छोड़कर के मध्य एशिया से भाग जाता है, और भागने के बाद वो एक नए साम्राज्य की स्थापना करता है। कहां पर? काबुल, अफगानिस्तान, जिसे छोटा हिंद कहा जाता है दोस्त। तो इस युद्ध में याद रखिएगा, बाबर पहली बार तुलगमा युद्ध पद्धति का इस्तेमाल करता है, जिस युद्ध पद्धति को उसने उज्बेकों से सीखा था। किससे सीखा था? उज्बेकों से इस युद्ध पद्धति को सीखता है। खैर, भारत के विरुद्ध भी इस युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया जाएगा, तो अभी आगे जब भारत के विरुद्ध युद्ध होगा तो उसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। तो बाबर 1502 में सैबानी खां से हारने के बाद फरगना छोड़ता है और कहां शरण लेता है? काबुल में। जी हां, काबुल की रियासत पर वो अधिकार करता है 1504 में,
और धीरे धीरे इस रियासत को जब बड़ा करने में सफल होता है तो सबसे पहले वो 1507 में अपने पिता की टाइटल छोड़ता है। जी हां, जो टाइटल उसका पीछा करती आ रही थी उस टाइटल को छोड़ा, मिर्जा की टाइटल को त्याग करके उसने पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण की। कहां पर? मध्यकाल में अफगानिस्तान, जिसे छोटा हिंद कहा जाता है, वहां पर कब्जा करने के बाद, जी हां, वहां का मूल क्षेत्र था काबुल। अब उसकी नजर में छोटा हिंद तो आ ही गया था, उसके कब्जे में छोटा हिंद तो आ ही गया था, उसकी नजर में पूरा पूरा हिंद था। अब हिंद पर सत्ता कैसे जमाए? लेकिन कहते हैं कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? जहां हर डाल पे उल्लू बैठा है। तो भारत में जयचंदों की कभी कमी नहीं रही। भारत पर आक्रमण करने के लिए पंजाब के सूबेदार आलम खान लोधी और जो है इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी, पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी और जी हां राणा सांगा ने उन्हें आमंत्रण दिया। किसे? बाबर को। बाबर को यह आमंत्रण पत्र किसी दावत से कम नहीं लगा कि बढ़िया मौका है हिंद पर कब्जा जमाने का। इन बेजमूरों को लग रहा था कि बाबर भारत आएगा, भारत पर कब्जा करेगा और साम्राज्य ने थाली में सजा कर दे करके वापस काबुल लौट जाएगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था। तो बाबर धीरे धीरे भारत के नजदीक आया। जी हां, दौलत खान ने अपने पुत्र दिलावर खां को जो है बाबर के पास भेजा काबुल, और बाबर खुश होकर के उसे खान खाना की उपाधि देता है। कौन सी उपाधि देता है? खान ए खाना। बाबर के भारत आक्रमण के समय दिल्ली सबसे महत्वपूर्ण राज्य था। जी हां, दिल्ली में सबसे महत्वपूर्ण राज्य था और यहां लोदी वंश का शासन था। लोदी वंश का अंतिम शासक यहां पर इब्राहिम लोदी शासन कर रहा था। इब्राहिम लोदी ने अपनी सत्ता 1517 में जमा ली थी और धीरे धीरे अपनी सल्तनत को मजबूत कर रहा था। आपको एक तथ्य बताता हूं, शायद इतिहास में आपने पढ़ा हो कि सल्तनत काल 1206 से 1526 तक एकमात्र ऐसा सुल्तान रहा इब्राहिम लोदी जो युद्ध करता हुआ युद्ध के मैदान में मारा गया। सही, सब ने मैदान छोड़ दिया था, सब भगोड़े थे। तो इब्राहिम लोदी ऐसा शासक था। जी हां, तो बाबर ने भारत में आकर निर्णायक युद्ध लड़ा, पानीपत का युद्ध जो 1526 में हुआ। और इस युद्ध में अब जो है शामिल होने के लिए बाबर इसके पहले भी दिल्ली तक पहुंचने के लिए 4 बार छोटे छोटे प्रयास करता रहा। तो वो 4 प्रयास इसके कौन कौन से थे वो देखते हैं। पहला भारतीय आक्रमण इसने 1519 में किया था। कहां पर? बाजौर में। जी हां, बाजौर के युद्ध में ही पहली बार जो है भारत में तोपों और बंदूकों का प्रयोग देखने को मिला। बारूद, तोप, बंदूक कहां पर पहली बार दिखे? बाजौर के युद्ध में 1519 बाबर के द्वारा। दूसरा भारतीय आक्रमण बाबर ने किया सितंबर 1519 में पेशावर पर। जी हां, जो वर्तमान समय पाकिस्तान में है। और तीसरा भारतीय आक्रमण भेरा, बाजौर और सियालकोट पर किया गया 1520 में। चौथा भारतीय आक्रमण, अभी वो दिल्ली नहीं पहुंचा दोस्त, लेकिन दिल्ली के नजदीक आ गया। चौथा भारतीय आक्रमण 1524 लाहौर और दीपालपुर। भाई मेरे, लाहौर अगर आ ही गए हो तो अब दिल्ली दूर कहां? अब दिल्ली की तरफ कूच करेगा बाबर। बाबर दिल्ली की तरफ कूच करता है 1526 में और यहां पर होता है बाबर के द्वारा सबसे निर्णायक युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526। यह युद्ध दिल्ली के सुल्तान, सल्तनत काल के अंतिम वर्ष के जो है शासक या सल्तनत काल के अंतिम वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में बाबर विजयी होता है और दिल्ली की सत्ता उसके हाथ में आती है। ये वो पहला युद्ध है जिसमें बाबर ने भारत में तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। कौन सा? तुलगमा। और तोपों को इस तरीके से लगाया था कि जिसकी मारक क्षमता अति से अधिक हो जाए और इस युद्ध में इब्राहिम खान लोदी हारता है। इस युद्ध को लड़ने के बाद बाबर की सेना जो है काफी थक चुकी थी, काफी परेशान थी। बाबर की सेना आगे के युद्ध नहीं लड़ना चाहती थी, लेकिन बाबर जानता था कि अगर साथ साथ राणा सांगा को नहीं पराजित किया तो ये वही राणा सांगा है जिसने इब्राहिम लोदी को पराजित किया है। इसलिए राणा सांगा का भी दमन करना जरूरी है अगर दिल्ली में काबिज रहना है तो बाबर ने अगले ही साल प्लान कर दिया 1527 में राणा सांगा के विरुद्ध अभियान, लेकिन सेना तैयार नहीं थी। तो बाबर ने क्या किया? सेना को कैसे तैयार किया?
सेना को तैयार किया बाबर ने जिहाद के नाम पर। किसके नाम पर? जिहाद, जिसे इस्लामिक भाषा में आप धर्म युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म युद्ध कहते हैं। इसमें नारा दिया कि काफिरों का गला काटना है, काफिरों को जो है दुनिया से मिटाना है। धर्म के नाम पर जनता कुछ भी कर देती है, धर्म एक अफीम की तरह है। यह बात साबित हुई 1527 में खानवा के मैदान में, और इस युद्ध में बाबर और राणा सांगा के मध्य आमना सामना हुआ और इस युद्ध में भी बाबर विजयी होता है। बाबर की क्रूरता की चरम पराकाष्ठा इस खानवा के युद्ध में देखने को मिलती है। बाबर राजपूतों के शव का मंच बनाता है। बाबर इस युद्ध के समाप्त होने के बाद शव का मंच बनाता है। शव का मंच बना करके उस मंच पे खड़े होकर के बाबर ने गाजी की उपाधि ली थी। यह बाबर की क्रूरता की चरम पराकाष्ठा है। लेकिन बाबर यही नहीं रुका, बाबर चंदेरी की तरफ बढ़ा। 1528 में मेदिनी राय से बाबर का युद्ध हुआ 1528 में, और बाबर का अंतिम भारतीय युद्ध था घाघरा का युद्ध, बाबर बनाम अफगान, और इन दोनों युद्धों में बाबर विजयी हुआ। फाइनली बाबर भारत में सत्ता जमाते हुए 4 महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ता है दोस्त। वो 4 महत्वपूर्ण लड़ाइयां कौन कौन सी थी? वो 4 महत्वपूर्ण लड़ाइयां थी पानीपत, खानवा, जी हां, और उसके बाद चंदेरी, चंदा, और फिर घर, क्योंकि इसी के बाद बाबर की यह लीला समाप्त होगी। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाएगी। अगर युद्ध याद ना होता हो तो इस तरह से याद किया जा सकता है। बाबर 1526 में भारत आता है और पानी पीता है, फिर अगले ही साल 1527 में खाना खाता है, और फिर अगले साल 1528 में चंदा देता है। उसके बाद 1529 में घर वापस जाता है, अगले ही साल घर पहुंच के मर जाता है दोस्त। तो ये थे बाबर के द्वारा लड़े गए भारत में प्रमुख युद्ध, और इन युद्धों की जो है एक एक छोटी छोटी बातें आप तक पहुंची। अब मुद्दा है कि इस बाबर से आपके एसएससी में, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो एमटीएस हो, कौन कौन से सवाल पिछले 2 वर्षों में पूछे गए हैं, तो उन सवालों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बाबर को कहां 1530 में दफनाया गया। तो ये जो है ट्विस्ट जो है भूल गया, मैं इस विषय में चर्चा कर ही देता हूं। तो बाबर 1530 में मरता है। 1530 में मरने के बाद बाबर की जो आखिरी इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए। कहां दफनाया जाए? काबुल में दफनाया जाए। लेकिन उस समय तो बेटे को सत्ता चाहिए थी, तो बेटे ने 1530 में सबसे पहले उन्हें आगरा के आराम बाग में दफनाया कि कुछ दिन आराम करो, फिर ले चलेंगे काबुल। आगरा से बाद में उखाड़ करके इन्हें कहां ले जाया गया? काबुल ले जाया गया। तो यह बाबर की अंतिम यात्रा थी। मृत्यु के बाद आगरा, आगरा से काबुल, ये बाबर की अंतिम यात्रा थी। चलिए तो सवालों से भी निपट लेते हैं। बाबर को कहां 1530 में पहली बार दफनाया गया? तो दोस्त इसका आंसर आपको मिल चुका है, इसका आंसर आप पा चुके हैं। बाबर कहां दफनाया गया था? आगरा। तो बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लेते हैं, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये आपके सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग बाबर द्वारा बनवाया गया था, ये कहां स्थित है? आराम बाग कहां स्थित है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो आराम बाग दोस्त, इसी आराम बाग में आराम फरमाया था बाबर ने, उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह सवाल भी एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया है। इसके बाद बात करेंगे, पहला मुगल शासक बाबर ने कहां पे फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया जब वह 12 साल का था? तो किस वर्ष बाबर का जन्म होता है? 1483 में। 12 साल जोड़ लीजिए, आपको लगभग आंसर मिल जाएगा। तो आपका आंसर होगा 1494। अगला सवाल ये रहा, ये भी सीजीएल 2023 में पूछा हुआ सवाल है। मुगल सम्राट बाबर का पहला नाम क्या था? तो उसे पहले क्या बाबर नाम से जाना जाता था? जहीरुद्दीन बाबर मिर्जा। क्या कहते थे? जहीरुद्दीन बाबर मिर्जा। जहीरुद्दीन बाबर मिर्जा के नाम से जाना जाता था। बादशाह की उपाधि उसने बाद में ली। बाबर के संस्मरण बाबरनामा, जिसे तुजू के बाबरी नाम से जाना जाता है, यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो मुगल वंश के 6 प्रमुख शासकों में 2 ऐसे शासक हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा खुद लिखी है। उसमें एक नाम बाबर का है, दूसरा नाम जहांगीर का है। तो इसका करेक्ट आंसर बाबर होगा। और एक बात यहां पर बता दें, उसकी भाषा जो है, उसकी भाषा तुर्की थी, जबकि मुगलों के दरबार की भाषा क्या हुआ करती थी? मुगलों के दरबार की भाषा दोस्त
फारसी हुआ करती थी, जबकि बाबर ने इस बाबरनामा को किस भाषा में लिखा था? बाबर ने बाबरनामा लिखी थी तुर्की भाषा में। आपके CHSL 2021 का पूछा हुआ सवाल है। आगे बढ़ते हैं। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की? तो मैंने बताया कि राजपूतों के 100 को मंच बना करके बाबर ने गाजी की उपाधि ली थी। गाजी वो है जो काफिरों का वध करता है। CHSL 2022 का पूछा हुआ सवाल है ये। बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को 1529 में कौन से युद्ध में हराकर भारत में मुगल शासन की पूर्णतः स्थापना की? तो 1529 में बाबर कौन सा युद्ध लड़ता है? 1529 में बाबर घाघरा के युद्ध लड़ता है, क्योंकि 4 युद्ध बाबर के द्वारा भारत में लड़े गए हैं। भारत में 4 युद्ध, पानीपत, खनवा, चंदेरी और घाघरा, 26, 27, 28 और 29। SSC MTS 2023 का सवाल है ये। अगला सवाल, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने पादशाह की उपाधि धारण की? तो आपको मैंने बताया कि काबुल पर कब्जा करने के बाद जब उसने सत्ता अपनी अफगानिस्तान में स्थापित कर ली, तो इसने 1507 ईस्वी में किसने? बाबर ने पादशाह, या कहीं कहीं आपको भारतीय भाषा में बादशाह शब्द भी मिलेगा, तो मिर्जा की उपाधि त्यागा और बादशाह या पादशाह की उपाधि धारण किया किसने? बाबर ने। SSC MTS 2023 का सवाल। अगला क्वेश्चन, अनेक वर्षों तक भटकने के बाद बाबर ने किस वर्ष काबुल पर कब्जा किया? 1502 में तो शैबानी खान ने इसे फरगना से भगाया था, तो 1501 और 1502 इसका उत्तर हो ही नहीं सकता। 2 आंसर गए। अब आपके सामने 2 आंसर पड़े हैं, 1504 और 1503, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 1504। 1504 में बाबर ने काबुल पर कब्जा किया था। यह भी SSC MTS 2023 का सवाल है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्ष 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस सुल्तान को पराजित किया था? सिकंदर लोदी, महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी या बहलोल लोदी? तो सल्तनत काल के अंतिम राजवंश लोदी राजवंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को सत्ता से बाहर किया था 1526 के पानीपत के युद्ध में। तो इब्राहिम लोदी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये भी SSC MTS 2023 का क्वेश्चन है। तो इस बाबर से जितने सवाल पिछले 2 से 3 वर्षों में बने थे वो आपने देखे, बाबर के बारे में वो सारी चीजें जानी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से रेलेवेंट और जरूरी है। ऐसे ही छोटी छोटी क्लासों में हमारी आपकी मुलाकात होगी। अगली क्लास में हम मिलेंगे हुमायूं की जन्म कुंडली लेके। तब तक के लिए बाबा टेक केयर, जय हिंद।